हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। यानी पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, यानी पृथ्वी को कितने परिमंडल में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है 4 परिमंडल में, 2 परिमंडल में, 6 परिमंडल में या फिर 3 परिमंडल में पृथ्वी को बांटा गया है। तो याद रखना है कि पृथ्वी को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। कितने परिमंडलों में? तो 4 परिमंडलों में पृथ्वी को बांटा गया है 4। अब देखिए ये 4 परिमंडल कौन कौन से हैं। तो एक है हमारा स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। स्थल का मतलब होता है, आप लोग समझते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं और बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जो हमारा स्थल भाग है, सबसे ऊपरी भाग पृथ्वी का, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, खेती बाड़ी, घर बनाना, ये सब करते हैं। तो ये हमारा स्थल मंडल होता है। ठीक है, एक परिमंडल ये हुआ। दूसरा हमारा होता है जल मंडल। जल मंडल जैसे मान लीजिए नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, सागर महासागर हो गया, ये सभी क्या हुए? तो आपके जल मंडल हुए। तीसरा हमारा क्या होता है? तो वायुमंडल होता है। वायुमंडल हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या है? एक आवरण है, कंबल है, और यही आवरण जो है क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो 3 आपका क्लियर हुआ। और एक चौथा जो होता है वो होता है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? तो देखिए, जैव मंडल वैसा परिमंडल होता है जहां स्थल भी होगा, जल भी होगा और वायु भी होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि भूमि भी रहेगा, स्थल का मतलब हुआ भूमि, जल और वायु। जब ये तीनों किसी एक जगह, ठीक है, जब ये तीनों एक जगह मिल जाता है तो जो नया क्षेत्र बनता है, जो नया परिमंडल बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है? जैव मंडल। और यही जो है जीवन की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जल भी चाहिए, स्थल भी चाहिए यानी भूमि भी चाहिए और वायु भी चाहिए। तीनों जब रहेगा तभी जाके जैव मंडल का निर्माण होगा। तो याद रखना है कि पृथ्वी को कुल 4 परिमंडलों में बांटा गया है। एक है स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं, जो भूमि है, ठीक है, यानी मिट्टी कंकर पत्थरों से बना हुआ पृथ्वी की ऊपरी परत। दूसरा जल मंडल, जल का भंडार हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सागर महासागर तालाब झील ये भी हो सकता है। उसके बाद वायुमंडल, तो आप लोग समझते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर से जो घेरा हुआ है वायु का आवरण कंबल, वही वायुमंडल कहलाता है। और जब ये तीनों मिल जाता है किसी एक जगह तो जो नए क्षेत्र का निर्माण होता है वो हमारा जैव मंडल कहलाता है। और मुख्य रूप से जीवन जो पनपता है या जीवन की जो उत्पत्ति होती है, जहां जीवन संभव है, वो है हमारा जैव मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? तो 4 परिमंडल याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर जो जल है, जिसको आप लोग चापाकल की सहायता से या बोरिंग की सहायता से निकालते हैं, यूज करते हैं सिंचाई करने में, पीने में। ठीक है, तो भूमिगत जल, यानी भूमिगत मतलब पृथ्वी के अंदर का जल उदाहरण है। अब ये जो अंदर में जल है, ये किसका उदाहरण है? वायुमंडल का या जलमंडल का या स्थल मंडल का या फिर जैव मंडल का? वायुमंडल का मतलब सिर्फ वायु से है, यानी वायु का आवरण। जल मंडल का मतलब हुआ कि जल का क्षेत्र होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। स्थल मंडल का मतलब हुआ भूमि हो। और जैव मंडल का मतलब हुआ कि जीवन से संबंधित हो, यानी जहां तीनों भूमि, जल और वायु मिलता हो। तो देखिए आपका ये भूमिगत जल क्या है? वास्तव में जल है। तो यानी ये जो है क्या है? किसका भंडार है? तो जल का भंडार है। तो इसलिए ये आपका क्या होगा? जल मंडल का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? जल मंडल का उदाहरण होगा। क्लियर है? आगे है हिम नदियां। हिम मतलब बर्फ की, नदियां मतलब बर्फ की नदियां। ठीक है, बर्फ की नदियां। तो बर्फ आपका वास्तव में क्या है? तो पानी का ठोस रूप है। तो वास्तव में क्या हुआ? ये तो हुआ पानी ही। तो हिम नदियां, ठीक है, पानी का सोर्स हुआ, तो उदाहरण है। तो ये भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? तो जलमंडल का ही उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि ये आपका क्या है? मिट्टी नहीं है, हवा नहीं है, क्या है वास्तव में? ये बर्फ की नदियां हैं। यानी बर्फ का मतलब हुआ क्या? पानी का
ठोस रूप, तो ये भी हमारा किसका उदाहरण होगा, तो जलमंडल का उदाहरण होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन पनपता है, यानी कहाँ जीवन संभव है, कहाँ जीवन की उत्पत्ति होती है। स्थल मंडल पर, क्या सिर्फ स्थल मंडल पर ही जीवन की उत्पत्ति संभव है? मान लीजिए आपको ना जल दिया जाए और ना वायु दिया जाए, तो क्या सिर्फ मिट्टी यानी भूमि आपको दे दिया जाए तो क्या संभव है? संभव नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमको जल और वायु नहीं दिया जाए तो सिर्फ स्थल मंडल से जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। जलमंडल पर सिर्फ आपको पानी दे दिया जाए, ना भूमि दिया जाए और ना वायु दिया जाए तो भी क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। वायुमंडल, सिर्फ वायुमंडल दे दिया जाए, ना स्थल मंडल दिया जाए, ना जलमंडल मतलब ना भूमि दिया जाए और ना पानी दिया जाए, तो सिर्फ हवा पीकर तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। भोजन चाहिए, भोजन कहाँ मिलेगा? स्थल मंडल से मिलेगा। पानी कहाँ से मिलेगा? जलमंडल से मिलेगा। तो ये अकेला अकेला क्या है, ऑप्शन गलत है। लेकिन जब तीनों एक साथ आ जाए, आपको भूमि भी मिल जाए मतलब स्थल मंडल भी, आपको जलमंडल यानी जल मिल जाए और वायुमंडल यानी वायु, तीनों जब मिल जाए तो क्या होगा, अब यहां जीवन संभव है। ठीक है, तब ये जो आपका नया क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है, तो जैव मंडल कहलाता है। तो जैव मंडल का मतलब होता है भूमि भी, जल भी और वायु भी तीनों एक साथ जब आ जाता है तो जैव मंडल का निर्माण होता है। क्लियर है? तो जीवन जब भी पनपेगा, जीवन की उत्पत्ति जब भी होगी तो कहां होगी, जैव मंडल पर होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी का वह क्षेत्र मतलब पृथ्वी का वह क्षेत्र, वह भाग जहां पर आपको स्थल मतलब भूमि, जल मतलब पानी और वायु, जहां पृथ्वी का वैसा क्षेत्र जहां आपको स्थल भी, जल भी और वायु भी एक साथ मिलते हैं मतलब एक साथ आ जाते हैं तथा जीवों को जीवन प्रदान करते हैं, यानी जीव को जो है जीवन प्रदान करता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, तो जैव मंडल। जब भी तीनों आ जाएगा, स्थल, जल और वायु एक साथ मिल जाएगा और जीवन की उत्पत्ति को सहायक बनाएगा, तो जो क्षेत्र बनता है इन तीनों के मिलने से, तो वो हमारा क्या होगा, जैव मंडल होगा। क्लियर है? तो इस पर आधारित कई तरह से घुमा फिराकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे प्रश्न इस पर आधारित देख लें। अब किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरे हुए है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पृथ्वी है और उसके बीच में कुछ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के बीच में जो है क्या है, हवा है, यानी हवा जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये कहता है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु भाग को, यानी वायु का जो आवरण है, वायु का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, तो चूंकि ये वायु से संबंधित है तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, तो वायुमंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायुमंडल। तो पृथ्वी को जो है चारों ओर वायु का जो आवरण घेरे हुए हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वायुमंडल। क्या कहलाता है, वायुमंडल। क्लियर है? वायुमंडल को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। पृथ्वी के जल भाग को, चूंकि ये जल से संबंधित है तो पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलमंडल में अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। और वायुमंडल को तो हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, और ये जैव मंडल को कहा जाता है बायोस्फेयर। क्या कहा जाता है, बायोस्फेयर। समझ गए ना? तो ये हमारा जो है पृथ्वी के जो जल वाला जो भाग है, चाहे वो झील हो, तालाब हो, नदी हो, सागर हो या महासागर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। क्लियर है? समझ गए? तो जैवमंडल को बायोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं और स्थल मंडल को हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथो
लिथोस्फेयर, क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। अंग्रेजी भी नाम याद रखना है, ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो स्थलमंडल का मतलब हुआ लिथोस्फेयर, जलमंडल का मतलब हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल का मतलब एटमॉस्फेयर और जैवमंडल का मतलब बायोस्फेयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है। हमारा प्रश्न है, मतलब अंतरिक्ष से संबंधित पहला प्रश्न इस वीडियो का, कि अंतरिक्ष में यानी स्पेस में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, मतलब अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय की बात किया जा रहा है, वो भी पहले भारतीय की। ऐसा कौन व्यक्ति थे या ऐसा कौन महिला थी जो क्या अंतरिक्ष में पहली बार कदम रखे थे? कहाँ से? भारत, जो भारत के थे। तो याद रखना है कि राकेश शर्मा जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पहली बार, मतलब भारत की तरफ से, ऐसा नहीं कि विश्व की तरफ से, सो नहीं, तो राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष में पहली बार कदम रखे थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पंजाब के रहने वाले थे, यानी पंजाब में पटियाला एक जिला है, वहाँ के ये रहने वाले थे। कौन? राकेश शर्मा, ठीक है। अब अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ठीक है, तो याद रखना है कि विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री भी कौन थे? तो राकेश शर्मा ही थे। क्या थे? राकेश शर्मा ही थे, यानी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और विश्व के 138वें, मतलब 137 आदमी इनसे पहले जा चुके हैं अंतरिक्ष में, और 138वां कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा थे। क्लियर है? समझ गए ना? अब ये अकेला नहीं गए थे, इनके साथ और भी गए थे। तो हमारा जो है यानी प्रथम भारतीय थे और 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। कौन? राकेश शर्मा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? कौन से ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो याद रखना है कि राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। तो याद रखना है कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री भी राकेश शर्मा। और ये कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो भारत के पंजाब राज्य के पटियाला जिले के रहने वाले थे। कौन? राकेश शर्मा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस समय राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे। यानी जिस समय, यानी कहने का मतलब 1984 ईस्वी में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? मतलब जिस समय वो गए थे उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो याद रखना है कि जिस समय वो अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे यानी 1984 में, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे, यानी वो थी एक महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम था इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति जो थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे पूछा जा सकता है कि 1984 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, या फिर यानी कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। या जिस समय राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष यात्रा पर, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी। इसलिए जब उनसे पूछी, कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, किनसे? राकेश शर्मा से, कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये राकेश शर्मा ने किनको बताया? इंदिरा गांधी को, कि मैम पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।